हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एएफओ आईबीपीएस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ हो रहा है आज की दुनिया में, हमारे देश में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हमारा ये यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको लाइक कीजिए। ये पार्ट थर्ड वीडियो, इससे पहले हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए हैं और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये नाबार्ड एग्जाम या फिर अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। The first question is, what is the expected growth rate of agricultural sector in the current year, that is 2016-17? तो इस बार यूनियन बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2016-2017 के लिए? तो सही जवाब है 4.1%। और जो लास्ट ईयर था 2015-2016 उससे 1.2% ज्यादा है, मतलब 2.9% था 2015-2016 में। और अभी जो इस साल एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 4.1% रहने की संभावना है। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको भी आप देख लेंगे, नीति आयोग के अनुसार उन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया है, आरबीआई ने कितना प्रेडिक्ट किया है, आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट यूनियन बजट? तो टोटल एक्सपेंडिचर करंट यूनियन बजट में कितना है, मतलब कितने पैसे का जो एक्सपेंडिचर है वो इस बार सरकार कर रही है। तो सही आंसर है 21,47,000 करोड़, 21.47 लाख करोड़। तो ये हुआ मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से अराउंड 10 लाख जो है वो एग्रीकल्चर पर सिर्फ खर्च कर रही है सरकार। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके बाद 3.5 लाख अराउंड है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे खर्च किया जाएगा। और भी ऐसे ऐसी कई बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे कैसे, मतलब बजट का जो अलोकेशन है कौन से सेक्टर में कितना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल फ्रॉम सेविंग बैंक? ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने सेविंग बैंक बोला है ना कि एटीएम। तो द विड्रॉल लिमिट रेज टू ₹50,000 फ्रॉम ₹24,000 अ वीक इफेक्टिव फ्रॉम February 20। तो 20 फरवरी के बाद जो लिमिट है वो 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है पर वीक सेविंग बैंक्स के लिए। द लिमिट्स ऑन कैश विड्रॉल्स फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विल बी विड्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम March 13। मतलब आप लोगों का इंटरव्यू 13 मार्च से पहले ही होगा, 6, 7, 8, 9। तो तब तक जो है लिमिट वो 50,000 रहेगा जो कि 20 फरवरी से लागू हो चुका है। और 13 मार्च को पूरी तरह से जो लिमिट है वो खत्म कर दिया जाएगा और पहले के जैसे कोई लिमिट नहीं रहेगा। तब तक 50,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज द लिमिट फॉर एटीएम विड्रॉल? वो तो था सेविंग बैंक्स के लिए, अब एटीएम विड्रॉल के लिए क्या लिमिट तय की गई है? तो एक बार में 24,000 रुपए एटीएम से निकाले जा सकते हैं। 24,000 एक बार में नहीं निकलते, मतलब एक दिन में आप समझ लो इतने निकाले जा सकते हैं। और जो ये पहले ये लिमिट कितना था, ये 10,000 रुपए पर डे था। और जो वीकली लिमिट है वो 24,000 ही रहेगा जो कि अभी करंट लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट का। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका लिमिट है 24,000 रुपए, मतलब 24,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। एटीएम पर भी सेम चीज लागू होता है, लेकिन आप एक दिन में एटीएम से 24,000 रुपए निकाल सकते हैं जो कि पहले था 10,000 रुपए, अभी उससे बढ़ाकर 24,000 कर दिएगा। तो आपसे करंट ही पूछेंगे, करंट अगर पूछते हैं तो आप बताएंगे 24,000 एट वन गो। लीडिंग प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे और उसके बाद आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा किसी भी
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या तो कैश डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो, तो आपको 150 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। कितने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद? तो ये है 4 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद आपको 150 रुपए का चार्ज लगेगा। और इसके बारे में और बता दूं मैं, ये डिसीजन आया है दो बैंक जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक, इन्होंने भी ऐसा किया था कि 4 ट्रांजैक्शन के बाद 150 रुपए का चार्ज लगेगा। उसके बाद एचडीएफसी ने ये घोषणा किया है और इसका उद्देश्य एक तरह से ये भी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए और इस वजह से कैश फॉर मतलब लिमिट तय किए जा रहे हैं या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट तय किए जा रहे हैं। ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है 4, मतलब 4 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद 150 रुपए का चार्ज लगेगा। What is the GDP growth rate estimated by नीति आयोग in 2016-2017? तो नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। तो इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट 2016-2017 के लिए इन्होंने कितना एस्टिमेट किया है? 8%। हालांकि ये थोड़ा एस्टिमेट मतलब ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ा, क्योंकि बाकी सब देशों ने मतलब बाकी सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ ने 7.1% से घटाकर उसको 6.6% कर दिया है। फिर जो आरबीआई है उसने 7.1% प्रेडिक्ट किया है, लेकिन नीति आयोग थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर और 8% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट कर रहा है। हाउ मच अकाउंट सो फार हैज बीन ओपन इन प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने अकाउंट खोले गए हैं अब तक? तो अब तक जो इस बार जनवरी तक जो डेटा था उसमें था 26.03 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन सो फार इन प्रधानमंत्री जन धन योजना, और 15.86 करोड़ जो अकाउंट्स हैं वो रूरल एरियाज में और 10.17 करोड़ अर्बन एरियाज में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उनके अकाउंट्स खुले। तो आप देख रहे हैं रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है। 15.86 करोड़ जो बैंक अकाउंट्स हैं वो रूरल एरियाज में खुले हैं। व्हाट इज द डेट फिक्स्ड बाय आरबीआई टू कंप्लीट बेसल 3 नॉर्म्स बाय इंडियन बैंक्स? तो जैसा कि आप जानते होंगे लेमन ब्रदर्स जो बैंक है अमेरिका की, वो बैंकरप्ट हुई। उसके वजह से पूरा इकोनॉमी, पूरे विश्व का इकोनॉमी मतलब खतरे में पड़ गया था। और उसके बाद जो बेसल 3 नॉर्म्स आए, तो इंडियन बैंक्स के लिए आरबीआई ने क्या डेट तय किया है कि तब तक वो बेसल 3 नॉर्म्स को कंप्लीट कर लेगी? तो वो डेट है 31 मार्च 2019। तब तक इंडियन बैंक्स मतलब 1,80,000 करोड़ का जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का 9% है, वो होता है 1,80,000 करोड़। तो उतना रिजर्व इंडियन बैंक के पास होना चाहिए और गवर्नमेंट इसके लिए हेल्प करी 80,000 करोड़ रुपए का, और बैंक्स को 1,10,000 करोड़ रुपए का रिजर्व खुद से बनाना है। हाउ मेनी रूरल बैंक्स आर देयर करेंटली? रूरल बैंक्स मतलब आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो 56 रूरल बैंक्स हैं, और इसके अलावा आप 27 पब्लिक आप जानते हैं 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 19 नेशनलाइज्ड हैं। सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, 20 बैंक थे। उसके बाद 1980 में 6, तो मतलब 1969 में 14 थे। उसके बाद 1980 में 6 हुए, तो 14, 6, 20 हुए। उसके बाद एक बैंक को मर्ज कर दिया गया पंजाब एंड सिंध बैंक में, और इस तरह से 19 हो गए नेशनलाइज्ड बैंक। और उसके बाद 2 आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक, ये अदर बैंक्स में आते हैं, अदर कमर्शियल बैंक्स। 19 + 2 21, और 6 एसबीआई मतलब एसबीआई एंड देयर एसोसिएट्स। तो टोटल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अभी एसबीआई मर्जर के बाद जो 6 एसबीआई हैं ये एक ही होंगे। तो ये आप ध्यान देंगे कि 27 बोलना है या फिर इसमें आपको 5 घटाना है 22। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 27 आप इसको मेंशन करेंगे कि मर्जर के बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये 22 हो जाएंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं ये आपको कमेंट में बताना है। व्हाट इज नैरो मनी? नैरो मनी क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म है कि M0 क्या होता है, M0 रिजर्व मनी बोलते हैं,
M3 ब्रॉड मनी बोलते हैं। उसी तरह से नैरो मनी होता है जिसे M1 बोलते हैं। तो करेंसी एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशंस में जो भी पैसे हैं और साथ ही साथ बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको उनका सम जो होता है वो नैरो मनी होता है। आप इससे रिलेटेड जो अदर टर्म्स हैं जैसे M1, M2, M3, रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी, ये चीजें भी आप देख लेंगे। अगर आपको इनके बारे में जानना मतलब डिटेल से जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था नैरो मनी के बारे में, और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस थे जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और हमारा ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और कोई भी वीडियो छूटे नहीं। ऑलमोस्ट 4,500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा फेसबुक पेज लाइक्स हो चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और ये हमारा इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स को कवर करते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।